Assalamualaikum, Kamal Chima here again with the sixth episode of Humans with Purpose. आज हमारे साथ हैं शाहिद लोन साहब और हमने उनसे बात की इस पॉडकास्ट में अबाउट हिज जर्नी। वो एक टेक एंटरप्रेन्योर थे। मंशा ब्रदर्स एक बहुत बड़ी एक टेक कंपनी है जो कि उन्होंने स्टार्ट की एंड इट वाज डूइंग रियली वेल। और समथिंग देन हैपेंड इन हिज लाइफ। उन्होंने अल्लाह के साथ उनका एक ऐसा कनेक्शन बना और अल्लाह से दुआ करनी शुरू की। और फिर अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है वो उसकी बुनियाद एक तरह से कह लें कि अल्लाह ताला ने खुद ही रखनी शुरू कर दी उनकी ज़िंदगी में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी जर्नी की, अल्लाह वाले ट्रस्ट की। अल्लाह वाले ट्रस्ट अभी ह्यूज है। अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है वो दिन के कोई हज़ारों जो है वो आई फॉरगेट द नंबर एग्ज़ैक्टली बट लाइक समथिंग अराउंड 64,000 मील्स स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो अल्लाह वाले ट्रस्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट इट डज़। सो मिलियंस ऑफ मील्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी मंथ। अम, तो जो बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में उन्होंने इश्क़ इलाही पे कुछ बात करनी शुरू कर दी और फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी और वो नज़म पढ़ते-पढ़ते उनकी आँखों से आँसू निकलना शुरू हो गए। मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल थी वो नज़म भी और उनकी जो इश्क़ इलाही के ऊपर जो गुफ्तगू थी, वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत इंस्पिरेशनल थी, बाकी पॉडकास्ट से थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने बहुत एन्जॉय किया, बहुत इंस्पायर हुई एंड आई होप कि आप भी इतना एन्जॉय करेंगे और इतना इंस्पायर होंगे। तो लेट्स गो एंड लिसन टू द पॉडकास्ट। माशाल्लाह इतनी डिवर्स आपकी जो लाइफ है, वो पहले आप स्पोर्ट्समैन थे, फिर आप थिएटर में चले गए, फिर आपने बिज़नेस किया, फिर आप फिलैंथ्रोपी की तरफ आए। देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि मेरा ख़्याल है कि मैं वो रूह हूँ जिसने कहा हो कि मुझे आप चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप आज? ये ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि चलिए शुरू करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से। मुझे बताइए आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी स्कूलिंग है, क्या थी आपकी अर्ली लाइफ? मेरे फ़ादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और अर्ली लाइफ़ में ये है कि हम 3 भाई हैं और मैं दरमियाना हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो 5वीं तक तो हुई है जो कॉर्पोरेशन का स्कूल है उसमें। और जो मैट्रिक है, जो मेरी सेकेंडरी एंड हाई एजुकेशन है, वो हुई है गवर्नमेंट स्कूल से और उसके बाद फिर मैं चला गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर मैं चला गया था पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये अच्छा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका एजुकेशन का। फिर उसके बाद आपने क्या किया पंजाब यूनिवर्सिटी? उसके बाद ये हुआ कि शुरू में जब ये हम कॉलेज में थे तो स्पोर्ट्समैन थे, तो जितने एडमिशन हुए हैं वो भी स्पोर्ट्स की बेस पे हुए हैं। मैं टेबल टेनिस खेला करता था, मेरे बड़े भाई जो हैं वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते थे और बाकी जो छोटे लेवल्स की है उस पे तकरीबन मेरे रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी। मैं लाहौर का भी रहा हूँ, कैप्टन रहा हूँ काफ़ी अरसा। अंडर 18 मैंने बहुत अरसा जीता है, फिर इंटर कॉलेजिएट, इंटर बोर्ड, ऑल पाकिस्तान बोर्ड, फिर इंटर यूनिवर्सिटी और फिर ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़, ये सारे फाइनल्स मैंने खेले हुए हैं। अच्छा, जो मास्टर्स है मेरा, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग थी। तो ऑब्वियस चॉइस थी, तब मैं उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। बिज़नेस जो है इसमें स्पोर्ट्स में और बिज़नेस के दौरान मैंने थिएटर शुरू किया जिन दिनों मैं ग्रेजुएशन से फ़ारिग था और पहले यहाँ पर पाकिस्तान में अभी भी है, अजोका के नाम से कंटेम्प्रेरी थिएटर ग्रुप है। उसमें काम किया, फिर सांझ के नाम से हमने अपना थिएटर ग्रुप एस्टेब्लिश कर लिया और मैंने कुल 5 इंटरनेशनल जो है फेस्टिवल्स, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया। फिर अगली स्टेज आ गई, फिर बिज़नेस में चले गए। फिर बिज़नेस में काम किया, उसमें कंपनीज़ एस्टेब्लिश की, जब इकोनॉमिकली वो हो गए, अचीवमेंट्स हो गई और शुक्र कर लिया, तो फिर फिलैंथ्रोपी की तरफ आ गए। तो या आप ये समझें कि वो अ, अल्लाह की तरफ से मैं इस तरफ आ। माशाल्लाह इतनी डिवर्स आपकी जो लाइफ है, वो पहले आप स्पोर्ट्समैन थे, जी, फिर आप थिएटर में चले गए, जी, फिर आपने बिज़नेस किया, फिर आप फिलैंथ्रोपी की तरफ आए। जी। तो और इनका एक कोई एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक भी नहीं है, मतलब दे आर सो डिवर्स माशाल्लाह। तो थोड़ा-सा बताइए कि आपकी जो क्योंकि ये इतनी डिवर्स है तो हम एक-एक को करके थोड़ा-सा पूछते हैं आपसे। जो आपकी स्पोर्ट्स की लाइफ थी, उसमें कौन-सा स्पोर्ट आप करते थे और
उसमें किस तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता था? उस वक़्त आपके लाइफ़ के क्या गोल्स थे? कुछ आप उसमें देखिए, लाइक जो जो अब मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं टेबल टेनिस खेला करता था, तो टेबल टेनिस में जो है कोई बहुत बड़े गोल्स नहीं थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं नेशनल चैंपियन नहीं बन सकता, मेरी इतनी स्किल नहीं थी। लेकिन ये है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको मैं जीत सकता था। तो वो जो है कि वो वहाँ तक जो मैंने जितनी पहाड़ी मैं सर कर सकता था, मैंने कर ली। इसी वजह से जब मैंने मास्टर्स किया, तो मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया गेम को, और मैं फिर बिज़नेस में चला गया। हालाँकि दोनों चीज़ें इकट्ठी भी चल सकती थी, लेकिन फिर मैंने थिएटर ऑप्ट कर लिया। जो मिडल क्लास की अपब्रिंगिंग है ना, उसमें इश्यू ये होता है कि जो आपकी सराउंडिंग है, वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है बड़ा मीडियोकर सा होता है। उसमें से इवॉल्व होने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो इस वजह से ये नहीं मैं कह सकता कि जब मैं वो टेबल टेनिस खेल रहा था, तभी मेरी एम्बिशंस बड़ी हाई थी कि मैं कल को जो है करूँगा। लेकिन मुझे ये पता चल गया था, उसके बाद की एज में, मैं कभी ना कभी जो है फिलैंथ्रोपिक वर्क में आ जाऊँगा। मेरा टारगेट वैसे 40 था, लेकिन किस्मत से मैं काफ़ी डिले कर गया उसमें। और फिर आप थिएटर में आ गए जी, और थिएटर में। थिएटर कैसा था? वो कैसा एक्सपीरियंस था? थिएटर में मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि थिएटर में मैंने बहुत सीखा। उसकी वजह ये थी कि मेरी जितनी दोस्ती थी, वो प्रोग्रेसिव लोगों के साथ थी। आजकल तो ये इस तरह की प्रोग्रेसिव और लिबरल और ऑर्थोडॉक्स जो है, इस तरह की डिस्कशन नहीं होती। जब हम जवान थे, तो इस तरह की डिस्कशन होती थी और लोग क्लासिफ़ाई कर दिए जाते थे कि ये प्रोग्रेसिव है, ये लिबरल है और ये ऑर्थोडॉक्स है। तो मेरी जिनसे दोस्ती हुई वो थे प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्रोग्रेसिव होने की वजह से वो नॉर्मल नॉर्म्स जो थी, इसके बाज़ औक़ात एंटी चलते थे या इससे बहुत आगे चलते थे। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि मैंने इंसान दोस्ती का जो सबक है, वो मैंने प्रोग्रेसिव दोस्तों से सीखा। और इसमें जो पूरा प्रोसेस था, क्योंकि ये इसे हम पैरेलल थिएटर कहते थे या अल्टरनेटिव थिएटर बोलते थे। तो ये जो हम थिएटर करते थे, ये जुगतबाज़ी वाला थिएटर नहीं था। ख़ैर, मैं उसे बुरा नहीं समझता, मैं बड़े शौक से देखता हूँ। लेकिन ये हम जो थिएटर करते थे, वो अल्टरनेटिव थिएटर था, जो नॉर्मल थिएटर से हट के था। वो जो एक पूरी मूवमेंट चली थी, जिसका हम पार्ट थे 80s में। तो अ, उसमें से जो सबसे, मैंने आपको पहले भी बताया, रिपीट कर रहा हूँ, उसमें से जो सबसे ज़्यादा गे मैं समझता हूँ कि अब तक की मेरी लर्निंग के जितने भी अदवार गुज़रे हैं, उसमें जो थिएटर और उसकी वो थी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी छाप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें फिर ये है कि उसके जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जैसे उसकी डायरेक्शन है, जैसे उसकी लाइटिंग है, जैसे उसका सेट डिज़ाइन है, उन 3 डोमेन्स में मैंने काम किया। आई वाज़ नेवर बीन अ राइटर। राइटर मुझे चाहिए होता था, और कॉस्ट्यूम हम इस तरह के प्लेस नहीं करते थे जिसमें कॉस्ट्यूम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों। बाकी डोमेन्स में जो है वो मेरा काफ़ी एक्सपोज़र था, और उसमें प्रोसीनियम थिएटर भी किया मैंने, स्ट्रीट भी किया, सर्कल फॉर्मेट भी किया, तो मैंने उसपे काफ़ी फॉर्मेट्स पे काम किया उसमें मैंने। एक्टिंग भी किया आपने या बैक स्टेज? जी, जी, इसमें मैंने सही। तो ये बताइए कि उसके बाद आप बिज़नेस में आ गए। नहीं, इसमें एक और छोटा-सा चीज़ मिस कर गया इसमें। इसके बाद फिर मैंने टीवी किया। टीवी पे फिर ये था कि मेरे दिल में था कि मैं कुछ करूँ, मैं कोई सीरियस काम करना चाहता था। लेकिन हमारी दोस्त है समीना अहमद, तो उनसे जब मिले, तो उन्होंने, फैमिली फ्रंट खत्म हो रहा था उन दिनों, तो उन्होंने मुझे कहा कि आजकल तो सिटकॉम चलता है। तो बड़ी बात-दिल नख़ास था, मैंने सिटकॉम किया, क्योंकि मैं कभी भी ज़िंदगी में एंटरटेनर नहीं होना चाहता था। आई वाज़ ऑल माय लाइफ़ आई वाज़ एन एक्टिविस्ट। मेरी माइंडसेट ही एक्टिविज़्म का है। तो वो फिर मैंने कोई साल एक किया। वो हाफ सेट के नाम से प्राइम टीवी पे चला, जो ज़्यादातर अमेरिका और लंदन में देखा गया। तो फिर मैंने वो 1 साल वो शौक पूरा किया अपना टीवी का। एज़ एन एक्टर हाँ उसमें? जी, उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था, प्रोड्यूसर भी था और एक्टर भी था। एक्सीलेंट, जी। वाओ! तो ये बताइए इसके बाद फिर आप बिज़नेस में आ गए और बिज़नेस में मैं क्योंकि मेरी और आपकी फ़ील्ड सिमिलर है, तो मुझे पता है कि आप काफ़ी एक सक्सेसफुल माशाल्लाह बिज़नेसमैन रहे हैं। थोड़ा-सा अपने बिज़नेस के बारे में बताइए? बिज़नेस जो है वो हम लोग मैंने जब अपनी पढ़ाई ख़त्म की, तो टेलीफ़ोन एक्सचेंज लोकल कंपनी एक बनाती थी, वहीं मेरे सारे दोस्त थे। तो वो मैंने जॉइन की, वो 10 माह के लिए। उसके बाद से फिर एक मंशा ब्रदर्स के नाम से मैंने कंपनी एस्टेब्लिश की, और वो अभी भी चल रही है, और उसकी ब्रांचेज़ हैं। अभी मेरे भाई के बरखुरदार है, अब्बास लोन उसको देखते हैं। वो बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हम जो थे वो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज़ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो ठीक है कंपनी, और वो उससे फिर आगे और मज़ीद कंपनीज़ बनी, जिसमें हम जो है अभी आजकल सर्विलेंस में चले गए हैं। पहले कम्युनिकेशन में थे, फिर प्रोजेक्शन में आए, फिर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस, जितने भी हमने इंटरनेशनल एक एजेंसी साइन की पैनासोनिक की, उसके अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आती थी जो ऑफ़िस से रिलेटेड थी,
वो हमने की। तो उसके बाद से फिर उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन हो गई। तो अभी ये है कि अब ये हमारा वन ऑफ द मेजर पार्ट इज़ सर्विलेंस, जो विजुअल सर्विलेंस है, और वो चल रहा है, और उसके साथ और काफ़ी, तो कहने का मकसद है जो भी चीज़ ऑफ़िस में चाहिए हो ना, उसका सॉल्यूशंस है। उसमें हमारे पास कोई ओवरऑल 300 लोग हैं, और काफ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टर्नओवर है, जिसमें से कि सर्वाइवल जो है वो निकल आता है। वेरी नाइस। जी। टर्नओवर आप बताना, इज़ इट पब्लिक नॉलेज और वो मेरा ख़्याल उसे रहने दें, वो प्रॉब्लम करेगा। सही, ठीक है। तो ये बताइए कि फिर एकदम से आप फिलैंथ्रोपी में आ गए। आपने पहले सोचा भी था कि आप आएँगे, फिर आपको टाइम भी लग गया। ये स्टोरी क्या है? कहाँ क्यों सोचा आपने, पहले भी क्यों सोचा? क्या सोचने में कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो कि आपको फिलैंथ्रोपी की तरफ, आपकी सोच में ज़ाविये में जो आपको फिलैंथ्रोपी की तरफ लेकर आई? और फिर आप आए कैसे? उसकी जर्नी की स्टोरी बताइए हमें। देखिए, पहली तो है ना, पहली जो आपकी लर्निंग है वो माँ की गोद होती है। जो हमारी माँ थी ना, वो शी वाज़ ए गिवर। तो आपको पता है कि अगर दुनिया को डिवाइड किया जाए गिवर टेकर्स और इंडिफरेंस में, तो जो गिवर्स है वो हमेशा उनका दिल बड़ा होता है, उनका उनका मोहब्बत का स्केल बहुत बड़ा होता है। तो पहला इंस्टीट्यूशन जो था वो मेरी वालदा थी, जिसकी वजह से हमने गिविंग जो है वो सीखी। और उसके बाद फिर ये है कि हमारे ख़ानदान में हमारे एक मामू हैं, ही इज़ अ वेरी गुड गिवर। तो हमने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली। ये 2 के बाद फिर ये हुआ कि मुझे शादी के बाद जो है हमारे यहाँ बच्चे का भी मसला रहा, जिसकी वजह से हमारी अभी भी औलाद नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये चलते रहे। और तीसरी बात ये है, वो कहते हैं जब रूहें बन गई थी और रूहों को दुनिया में भेजा जा रहा था, तो हर एक से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे शक है कि मैं वो रूह हूँ जिसने कहा कि मुझे खुदा चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो वो जो था वो हमेशा से अंदर था, ज़ाहिरी तौर पे वो नहीं था, क्योंकि मैं ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी शरारती था, हाइपर था। लेकिन वो मेरे अंदर एक चीज़ ग्रो कर रही थी। और मैंने कई दोस्तों को अपने ज़िंदगी में कहा कि 40 साल की उम्र में मैं छोड़ दूँगा बिज़नेस। उसकी वजह से ये जो मेरा, ये जो मेरा पैदाइशी तौर पे मेरा रुख जो था वो उस तरफ था। और फिर वो इवेंट्स भी ऐसे होते गए कि वो उसमें बरकत पड़ती गई। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे फैक्टर्स, ये एवोल्यूशन है। लेकिन इसका इस हैरानकुन बात ये है कि इसका डिसीज़न मैंने 30s में ले लिया था। तो अच्छा, और फिर शुरू कैसे हुआ? उसकी क्या जर्नी है? अच्छा, शुरू तो इस तरह हुआ, क्योंकि पिछली ज़िंदगी जो थी वो बड़ी मेडियोक्रिटी में गुज़री। और हर मिडिल क्लास की तरह आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक्स सिक्योर करनी पड़ती है, क्योंकि जिस मुआशरे में हम जिंदा हैं, अगर आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल नहीं है, तो हर आदमी जो है वो आप पर उठ के बोलता है, और आपकी इज्जत भी नहीं होती, और आप जो है पीछे रह जाते हैं। तो अब क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो है, वो उस वक़्त मेरी इतना एक्सपोज़र नहीं था, मैं इतना इवॉल्व नहीं हुआ हुआ था कि उसी वक़्त एक हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रखता। क्योंकि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, वो एक लोअर लेवल ऑफ एक्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। तो आपको शुरू में उस लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको अपनी एक्जिस्टेंस बतानी होती है, और आपको अपना लेवल एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो शुरू की ज़िंदगी है, वो इकोनॉमिकली जो है इंडिपेंडेंट होने में और सक्सेसफुल होने में लग गई। द मोमेंट आपका पेट भरता है, और फिर आपके पास चॉइस होती है कि आपने मज़ीद इकट्ठा करते जाना है, या आप ये वापस करना है, या इसको क्या करना है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा इवॉल्व हुआ है, और इवॉल्व होने के चक्कर में फिर ये मैं यहाँ तक आया हूँ। अम, आपने बात की प्रोसेस की, और आपने बात की कि आप वो रूह हैं जो कि जिसे जब पूछा गया था तो आपने अल्लाह को मांगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी, और थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करना चाहूँगी। मगर उस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम अल्लाह वाले ट्रस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अल्लाह वाले ट्रस्ट के बारे में बताइएगा कि ये इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, और कौन से एरियाज़ पे अल्लाह वाले ट्रस्ट का फ़ोकस है? इस वक़्त जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है, वो फूड, वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन 4 चीज़ों पे जा रहा है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसे फूड एंड न्यूट्रिशन पे रोक लूँ, फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रोक लूँ, लेकिन ये फूड वाटर न्यूट्रिशन पे रुका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोनर्स हैं, वो इतने पुशी थे कि उन्होंने मुझे निकाल दिया हेल्थ की तरफ भी और एजुकेशन की तरफ भी। स्टार्ट जो है वो स्टोरी मैंने अपने यूट्यूब पे कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कही है, पॉडकास्ट ये पहला है जिस पे बात हो रही है।
जब मैं ये पूरे प्रोसेस से निकल गया जिसमें कि स्पोर्ट्स भी कर ली, थिएटर भी कर लिया, बिज़नेस भी कर लिया और मैं बहुत अर्ली एज रिटायरमेंट में शौक यानी मेरा दिल भी था। तो मैंने उसमें ख़ैर डिले हो गया किसी वजह से। तो जब मैं डिले होके भी मैं एक स्टेज पे आ गया, जब मेरा दिल हर चीज़ से उठ गया, तो मैं हर वक़्त ये दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू मुझे अपने किसी काम में लगा क्योंकि मेरे से डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैंने क्या करना। उन्हीं दिनों में मेरी सास हैं, उसे हम बोलते हैं लाली आंटी बोलते हैं, वो आई वहाँ से और मेरे ससुर हैं डॉक्टर शबीर साहब, वो आए सऊदीया से और उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान च लोकी की खांदे पे ने, तो बड़ी महंगाई है और एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं, वहाँ रोटी फ्री दे देना, सालन फ्री दे देना, मैं देख लूँगी। तो मैंने बताया आपको कि जब ये पैसा भी बना लिया जितना चाहिए था, हर चीज़ हो गई, मेरे पे फ़ेज़ेज़ आते थे, तो मैं बड़ी डाउन फ़ेज़ में था। उस फ़ेज़ की वजह से मैंने सोचा कि ये बनाएगी, ये चलाना मुझे पड़ जाएगा। तो मैंने उस पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं सोचता रहा कि इसके लिए बड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा ही। फिर मेरे एक दोस्त थे, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उनके साथ हमेशा में साथ इकट्ठे होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार खाना खिलाने को बड़ा दिल करता है, उसको बहुत शौक था खाना खिलाने का। उसने कहा खाना खिलाने को बहुत दिल करता है और पैसे नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये घर में पहले इतने दिनों से ये बात चल रही है और अब मेरे दोस्त ने भी कह दिया। तो जब मैं रात को घर पहुँचा तो मुझे केंटकी यूएसए से कॉल आई, डॉक्टर जहाँज़ेब हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया और वो मेरे दोस्त के ब्रदर इन लॉ हैं। उसने मुझे कॉल किया और काफ़ी देर मेरे से बात करता रहा, शायद मैं टीवी देख रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ और करते-करते मैंने उससे कहा कि वो क्या काम है जिसके लिए तूने मुझे इतने साल बाद याद किया? तो उसने कहा जी मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बजट बताओ, तो उसने बजट बताया कि जी $1000 मेरा बजट है। तो मैंने फ़ोन उठाया और अली को फ़ोन किया अपने दोस्त को और मैंने कहा अली तेरी कॉल जो है ना वो केंटकी में जाके लगी है और अल्लाह ने तेरा सिलसिला बनाया और $1000 तेरा बजट बनाया। फिर आगे रमज़ान शुरू हो रहा था 3-4 दिन के बाद, तो हमने फ़ैसला किया कि रमज़ान में उसको शुरू करते हैं। अच्छा तो मैंने तब तक यही सोच रहा था कि ये जो है अ, आंटी खिलाना चाहती हैं, अली खिलाना चाह रहा है और वो पैसे दे रहा है, तो मैं उनका इंटरसेक्शन हूँ और मैं जो हूँ सिर्फ़ इसलिए हूँ मैं फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं अल्लाह से तब भी माँग रहा था कि या अल्लाह, कि मुझे मेरा काम अनायत किया जाए क्योंकि मैं कभी भी वो ट्रेडिशनल होस्ट नहीं था। तो मैं बड़ा रूखा-सा होस्ट था और मैं फूडी भी नहीं हूँ, मैं कोई खाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे जो भी आप दे दें मैं खा लेता हूँ। मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आया कि ये जो खाना है, ये किसी तरह की अता हो सकती है या मुझे ये डायरेक्शन दी जा रही है। सो आई वाज़ सो गूफ इन अ वे। वो जो था वो हमने शुरू कर दिया और बैनर लगाया कि जी इफ्तार फी सबिलिल्लाह और वो आंटी को बुलाया और एक रिबन हमने रखा कि ताकि याद रहे और उनसे कटवा दिया। 40 बंदे पहले दिन आए, 22 बंदे हमने मदरसे से बुलाए कि जी ताकि वो ना हो खाली ना रह जाए। 18 मज़दूर आए, 40 बंदों से हमने खाना शुरू किया और आज हम इस वक़्त 45,000 खाना रोज़ का जो है, माशाल्लाह। वो जो है हम पका के और देते हैं और तो इस तरह का जर्नी है। ये हमारा स्टार्ट है। जब ये चला अच्छा वो यही होता था कि पैसे आते तो चले जाते थे। 2 साल बाद हमारा को बजट था, तो 13,10,000 समथिंग। तो वो होता ये था कि वो मेरा दोस्त जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। वो खाना बनाता था और हमने कभी उसपे एतराज़ भी करते थे, जाने देते थे, वो लंगर की तरह चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि अ, वो जहाँ डॉक्टर जहाँज़ेब ने मुझे कहा कि शायद वही हो सकता है मैं पैसे भेजूँ या ना भेजूँ, लोग तंग करना शुरू हो गए। तुम पैसे भेज दो, तुम्हें अमेरिकन्स ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं अपने बड़े भाई से बात करूँगा और इसे टेक अप कर लेंगे, खुद कर लेंगे एज़ एज़ फैमिली और लेकिन उसमें थोड़ा-सा डिले आ रहा था। वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, मैं सोचता था जुलाई में बात करूँगा, तो वहाँ से एक मूवमेंट चली जो मैंने आपसे शेयर की थी पहले। उसमें हुआ ये कि भाई ने मेरे पूछा कितने पैसे लगते हैं? उन्होंने कहा जी कि $12,000 देते हैं डॉक्टर जहाँ से तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं अपने फाइनेंस वाले को मैं कहता हूँ कि $12,000 जो है वो अकाउंट में डाल दें और तुम लोग उसका खाना खिलाओ। लोग लोग आते हैं, हमने कहा जी आते हैं। अच्छा उसने मेरी बेगम असल बात यूँ हुई कि उन्होंने मेरी बेगम से पूछा कि क्या बात है शायद की आवाज़ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि खाना जो है वो शायद बंद हो जाए। तो उसपे मेरे भाई ने कहा कि $12,000 जो है कंपनी अकाउंट से मैं डाल देता हूँ, तो तुम लोग खिलाओ खाना। एक और दोस्त थे हमारे, शाम में वो उनके साथ बैठे हुए थे, तो भाई ने जब शाम को मुझे कॉल की कि तू क्यों परेशान है? बस पैसे हो गया, तुम लोग खाना कंटिन्यू करो। वो साथ बैठे हुए थे, जावेद छोटानी एक हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा खाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं, हाँ, 3.5 लाख मेरा डाल दो।
फिर मुझे स्विट्ज़रलैंड से एक दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसकी कॉल आई, खाना चल रहा है? मैंने कहा 60,000 मेरा डाल दे। फिर एक और की कनाडा से कॉल आई, खाना चल रहा है? हाँ, चल रहा है, 90,000 मेरा डाल दे। तो वो जो फ़ोन है वो रुके ही नहीं। हुँ। वो फ़ोन आते जा रहे थे और फाइनली ये हुआ कि मैं मेरे एक फैमिली है जो मेरी कस्टमर है, उनके यहाँ मैं गया था फीको मशीन लेने आई हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ मैंने उनसे मशीन ले नहीं पाया था। तो मैं वापस आया तो वो फसीहुद्दीन उनका नाम है, फसीह भाई हैं। वो यहाँ पर बड़ी फैमिली पॉपुलर है ऑप्थेल्मोलॉजी में, ई-प्लॉमर के नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने मैंने कहा शायद भाई आपसे काम है और वो उन्होंने बड़ी लंबी तकलीफ बाँधी कि एक डॉक्टर आसिफ है, उनके साथ मेरा ये है, वो है। वो जो है ना अ, कि और वो बात ना बताए कि काम है जो मेरे ज़हन में आया कि कौन कर सकता है, तो मेरे ज़हन में आया आप कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि आई हॉस्पिटल मैं एक चला रहा हूँ, तो शायद ये कोई एक और आई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने सेटअप भी बना लिया था, फिर वो यूँ हो गया, अब वो हमें फिर छोड़ना पड़ा सेटअप, वो डॉक्टर साहब पीछे हट गए। मैंने उससे तंग आके कहा कि फसीह भाई आपने मुझे बताया नहीं कि वो काम है क्या? तो उन्होंने कहा हम खाना खिलाना चाहते हैं। अरे फिर वो दिन जो था वो बड़ा सख्त था, वो मोमेंट बड़ी सख्त थी और मैं और मेरी बेगम खाना खा रहे थे और मैं रोना शुरू हो गया और मैं धाड़े मार-मार के रोया और मेरी बेगम ने कहा कि क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि अभी फरिश्ते एंटर होंगे, वो कहेंगे कि तुम जैसा बेवकूफ़ देखा नहीं। पहले तुम्हारी माँ के मुँह से बोले, तुम नहीं समझे, फिर तुम्हारे बेहतरीन दोस्त के मुँह से बोले, तुम नहीं बोले तुमने नहीं समझा। फिर तुम्हें पैसे दिए हमने और तुम्हें चला के सिस्टम दिखाया कि ये जो है ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अभी फरिश्ते आएँगे, दरवाज़ा खुलेगा और वो मुझे मारना शुरू कर देंगे कि यार इतना भी बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है? तो फिर तब से ये हुआ कि मुझे समझ में आई कि ये वो जो मेरी दुआ थी, वो पहले ही कबूल हो गई थी और उसके बदले में मुझे खाना अता किया गया था कि जिसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर वहाँ से फिर हमने खाना सीरियसली शुरू किया। फिर हमने वो जो खाना था अ, वो आउटसोर्स किया। ब्लेसिंग एक मैरिज हॉल है, उसको ताकि खाने की क्वालिटी अच्छी हो सके, उसके फिर हमने मेन्यू सेट किए। फिर हमने स्टेनलेस स्टील जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा शुरू किया। फिर हमने एक शॉप खरीदी, फिर हमने उसपे पढ़ना शुरू किया और लेकिन चलाता मेरा दोस्त ही था मोहम्मद अली, उसका नाम है, वही चलाता था उसको, वही देखता था। तो अभी फिर ये हुआ कि तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले मैनेजमेंट में चेंज हुई, तो फिर मुझे फ्रंट पे आना पड़ा। तो मैं तो पहले भी मेरा कोई बिज़नेस में इतना दिल नहीं लगता था, तो फिर मैंने आके अब एक्टिविटी शुरू की है। तो तब से अ, ये हुआ कि मैंने उसे पढ़ना शुरू किया कि खाने को पर्पस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि हर दोस्त हमें कहता था कि ये जो तुम रोड साइड दस्तरखान चलाते हो, तो इसमें वो कि मैं उसको भी बड़ा अच्छा जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आई कैन आंसर दिस कि वो क्यों ज़रूरी है रोड साइड दस्तरखान। लेकिन एनीवे सारे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी तालीम का क्या फ़ायदा कि अगर तुम इसको कोई पर्पसफुल चीज़ में कन्वर्ट ना करो। तो मैंने जब स्टडी किया तो फिर उसमें से स्कूल मील मुझे नज़र में आया और अख़ुवत के वो हैं दोस्त हमारे, उन्होंने मुझे मिलाया इनके साथ, काविश वेलफेयर के साथ, वो मार तरीन भाई हैं, उनके स्कूल चल रहे थे, तो हमने उनको दिया, फिर उन्होंने मिलाया कस्टम वेलफेयर से, उसमें आसिफ जाह साहब हैं। तो हमने क्या किया, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस ने अपने स्कूल बनाए हुए थे, उनको फूल मील देना शुरू किया और उसमें हमने उसके मेन्यू, उसके लॉजिस्टिक, उसकी क्वांटिटीज़, उसका वो सारे सिस्टम्स हमने सेट किए। जब वो सेट हो गए, तो फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट को पिच किया 3 साल पहले। वो तो हमको 2-3 साल खिलाते रहे, उसको फाइन ट्यून करते रहे। फिर हमने उसको पिच किया और फिर वहाँ से हमने हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब हमारा जो सफ़र है वो ये है कि हम लाहौर में खिला रहे थे, फिर हम फेडरल में गए, फेडरल से हम गिलगित-बल्तिस्तान में गए जिसमें गिलगित है, चिलास है, स्कर्दू है और अभी हम फैसलाबाद जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये हमारा फिर स्कूल मील का प्रोसेस चला। तो शुड आई कंटिन्यू? आपके कितने स्कूल मील्स हैं पर डे? इस वक़्त? अभी तकरीबन 42,000 प्लस है। या 42? जी, 42। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप अल्लाह ताला से माँग रहे थे कि आपसे अल्लाह ताला अपना कोई काम ले ले, कोई बेहतरीन काम ले ले और अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ते पे भी लगा दिया और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही थी और फिर आपको जब समझ आई तो वो दैट वाज़ अ बिग अ, यूरेका मोमेंट या वो आप बड़ी स्पिरिचुअल, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हाँ। एक अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन हुआ। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। मुझे ये बताइए कि इस जो जब आपको समझ आई
तो आपका जो ज़ील या मोटिवेशन या पैशन अ, आपके काम करने का तरीका अ, उस वो क्या थिंकिंग प्रोसेस उस वक़्त क्या था? मतलब वो जो ज़ील है, वो पैशन है, वो मोटिवेशन है कि भई ये काम तो अल्लाह ताला ने मुझे चुना है अब इस काम के लिए और ये काम मैंने करना है और एक अल्लाह ताला की तरफ से एक डायरेक्ट आपके लिए कॉलिंग आई है। तो थॉट प्रोसेस क्या होता है इस तरह की चीज़ के पीछे? देखिए, जो थॉट प्रोसेस है ना, सबसे पहले तो आपको लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आप पहले कह रही हैं कि मुझे चांस दिया जाए, अब आपको चांस दिया तो यू नीड टू परफॉर्म। अच्छा, उसमें ये चक्कर है कि जब कोई भी चीज़ फेथ बेस्ड होती है और वो जो उसमें खुदाई रंग होता है, तो अब एक तो है, एक आपकी स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि आप रहते हैं और आप सोचते हैं कि ये जो काम है ये अल्लाह का दिया हुआ है। दूसरी सूरत ये होती है कि उसे निचले लेवल पर आके ज़मीन पे कदम रख के उसकी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करनी होती है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपका दिल जो है वो जुड़ा रहे और दूसरा ये है कि जो आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, आप उसको ऑन ग्राउंड मैनेज कर सकें। तो ये दोनों चीज़ों को आपको साथ चलाना पड़ता है। जिसमें कि ऑब्वियसली कभी कोई किसी का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा फुलफिलिंग किस्म का एक्सपीरियंस है और इसमें बहुत ज़्यादा आपके जो है ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि ड्यूरिंग आपके काम करते हुए होते हैं, जो बाज़ अवत आप शेयर करते हैं, बाज़ अवत आप नहीं करते। क्योंकि हर आदमी शायद उनको उतनी वैल्यू भी नहीं करता और शायद हर आदमी उसको उस तरह से व्यू भी नहीं करता। ये ये मस्तानों की और आशिकों का हुँ, हुँ, काम है हुँ। ये, आम हुँ। आदमी की समझ में नहीं मुझे ये बताइए आपने कहा कि मैनेजमेंट एक तरफ होती है और एक आता। तरफ आपने उसको ये जो मैनेजमेंट होती है इसमें बहुत सारे लोअर लेवल नीड्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कह लें कि कभी-कभी कोलाइड भी करती हैं। आपके मिशन से भी कभी कोलाइड करती हैं और आपका जो एक मॉरल स्ट्रक्चर होता है उससे भी कोलाइड करती हैं। तो वो जो एवरीडे जो प्रैक्टिकैलिटी और एवरीडे नीड्स हैं, हाउ डू यू um, with that spirituality on one side and then those carnal needs on the other side and the practicality of it उसको फिर आप कैसे दोनों चीजों को साथ साथ लेके कैसे चलते हैं? देखिए, जो दुनिया है ना, वो अल्लाह ने बनाई इसलिए है कि इन्हें दोनों चीज़ों का साथ लेके चलना पड़ेगा। रहबानियत जो है वो इस्लाम में जो है वो जायज़ नहीं है। वो अल्लाह ताला को पता है कि जब शादी करेंगे तो किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करेंगे, जब बच्चे पैदा होंगे वो किस तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करवाएँगे और लाइफ़ में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ गुज़ारेंगे तो उसमें किस तरह के चैलेंजेज़ होंगे। ये है और वन हैज़ टू लिव विद इट। आप जितने मर्ज़ी मस्त हों, आप जितने मर्ज़ी अल्लाह से प्यार करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसी किसी रियासत में रहते हैं, वो जो छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं वो करने मैंने आपसे पहले भी अभी अर्ज़ किया था कि जब पैराग्लाइडिंग आप करते हैं, तो जब आप कश्ती से निकलते हैं और वो पैराशूट जो है वो जो ग्लाइडर है वो जो आपको ऊपर लेके चलता है, तो द मोमेंट आप एक सर्टेन हाइट क्रॉस करते हैं तो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। तो बात ये है कि स्पिरिचुअली भी या स्पिरिचुअली नहीं, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर आपको छोटी चीज़ें तंग नहीं करती, इससे आपको निकलना पड़ता है। दिस इज़ ए कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, दिस इज़ ए कंटीन्यूअस तपस्या, जिसमें से कि आप फिर उस शोर में से जो आपके इर्द-गिर्द है, आपको उससे ऊपर जाना पड़ता है। और मैं क्योंकि हमेशा से पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उतना कमाना चाहता था जिसमें कि मुआशरा जो है वो वो जो है मुझे रिजेक्ट नहीं करे। मैं मुंह से मानता हूँ कि मिडिल क्लास की यही अप्रोच होती है कि वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी करता है। तो जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं तो फिर आप मैं हमेशा से सोचता, मैं नीचे फौरन अपनी मैनेजमेंट खड़ी कर लेता। तो अभी भी ये किया हुआ है कि मैंने इन कामों के लिए सारी अपनी मैनेजमेंट टीम जो खड़ी की हुई है, वो जो जितने भी छोटे इश्यूज हैं वो देखते हैं। अदरवाइज ये है कि वो जो है हम्म, प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल जी। अच्छा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खाना खिलाना जो है वो आप लोगों को माज़ूर बना रहे हैं खाना खिला के, लोगों को मंगता बना रहे हैं खाना खिला के और वो कहते हैं ना डोंट गिव अ मैन फिश टीच हिम हाउ टू फिश। तो कुछ लोगों की फिलॉसफी खाने की चैरिटी के ऊपर उससे काफ़ी डिसएग्री करते हैं। और कुछ बड़े पहुंचे हुए भी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है जिनकी इससे सिमिलर फिलॉसफी है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब कि खाना खिलाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो ट्रेडिशनल जो बड़े सगीर की बैकग्राउंड है उसमें जितने भी बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, आलिम गुजरे हैं, उनके यहाँ लंगर चलता था। तो ट्रेडिशनली ज़्यादातर वो लोग वहाँ बैठते थे जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी थी
और वो लंगर प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से लोग आते थे, खाना खाते थे, उनकी बातें सुनते थे, फिर कन्वर्जन होती थी या कन्वर्जन नहीं भी होती थी, किसी रिलीजन में भी वो लंगर एक चला करता था। तो एक तो आप ज़हन में रखें कि लंगर जो है ये हमेशा से ट्रेडिशन है। अभी भी आप लंगर करेंगे तो सरदारों के लंगर पूरी दुनिया में, जहाँ पर कि इवन अमेरिका में और इवन यूके में और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको उनके उस पे नज़र आएँगे लंगर उनकी इबादतगाहों पे। एक तो ये ट्रेडिशन है जो कि कंटिन्यू होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ मिज़ारों, दरबारों पे अभी ये कंटिन्यू उस तरह से नहीं है, छोटे दरबारों पे। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि हमारा फ़ोकस स्कूल मील है। हम बहुत कम खाना जो है वो रोड साइड दस्तरखान पे देते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको डिफेंड करूँगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। पॉवर्टी 39% है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, यूएन, ये जितनी भी इस तरह की फिगर्स होती है। 39% जो है वो पॉवर्टी है और ये पॉवर्टी बेस कर रही है $3.2 पर डे की मिडिल इनकम ग्रुप पे कर रही है, ठीक है जी। जो हमारा है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वो जो है 125 मुल्कों को कम कंपेयर किया गया और हम 102 नंबर पर हैं। जो आपकी फूड इनसिक्योरिटी है, जिसमें एक बंदे को पता नहीं है कि मुझे खाना मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ 37%। दैट्स अब अ ह्यूज नंबर। 37% ऑफ योर नेशन, और ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं जो आप कोई भी गूगल करेगा उसमें मिल जाएँगे। इसके बाद अगर आप हेल्थ पे आते हैं, वो जो 190 मुल्कों को उन्होंने डेटा लिया है, उसमें 122वें नंबर पे आप 5वें नंबर पे आपकी पॉपुलेशन है। आप हर चीज़ में लाए करते हैं, कोई 122वें नंबर पर, कोई 156वें नंबर पे, कोई 125वें नंबर पर। तो एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि जो फूड है वो हंगर को हैंडल करता है। अच्छा, हंगर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि हंगर जो है वो 39% है, इसके मुताबिक ये जो फिगर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ। फूड, वाटर, वाटर जो है वो इस वक़्त उसकी वो हालत है कि 2025 में पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस आ जाएगा। अच्छा, जितना भी जो डिपेंडेंस है हमारी 2 चीज़ों पर है। एक है इंडस जो है रिवर, क्योंकि सारा बोझ उस पर है, बाकी रिवर्स जो है वो फंक्शनल नहीं रहे। अच्छा, इंडस पे ज़्यादा लोड है या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है उस पे सारा लोड है। जो 60% ऑफ इरिगेशन है दैट इज़ डन बाय अंडरग्राउंड वाटर। 70% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ taken from underground water, and then 100% of industry is taking water from अच्छा, फिर उसको किसी जगह भी आप उसे ये नहीं देखें कि हम उसे रिफिल कर रहे हैं, किसी जगह भी हम उसको नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये जो वाटर, पहली बात तो ये है कि इन दो की वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, जो 2/3 ऑफ योर बॉडी इज वाटर, तो जब पानी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी और जो पानी अवेलेबल है वो भी कंटेमिनेटेड है, कोई 59%। अब ये जो जितनी भी ये मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ, ये जार्गन नहीं है, ये फैक्चुअल वो चीजें हैं जिसपे दुनिया चल रही है और जिसपे पॉलिसीज बनती हैं। इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम में बात करता हूँ, हम एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम रन करते हैं। उसके मुताबिक अगर आप साउथ में चले जाएँ तो 100% बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट होके आ रही हैं हॉस्पिटल में, वो एनेमिक है। अच्छा, उसमें से कुछ 70% में विटामिन डी की कमी है, तो पता नहीं, ये ज़िंक की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है। इवन लाहौर में हमारा जो प्रोग्राम है उसके तहत हम हर हॉस्पिटल में हैं, हम लेडी एचिसन में है, लेडी विलिंगटन में है, जना हॉस्पिटल में है, जनरल में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, इस्लामाबाद में पिम्स में है, पिंडी में आरजीएच में है। इन तमाम हॉस्पिटल्स का डेटा हमारे पास है। इसमें जितनी बच्चियां आ रही हैं वो उनमें खून की कमी है। अच्छा, अब ये जो है पहली बात तो ये है, और उसमें विटामिन ए, डी, ज़िंक और फॉलिक एसिड। अब एक चीज़ आप समझें, एक कौम है जो अपना एवरेज 2 इंच जो है अपना कद लूज़ कर चुकी है। अभी डबल 1, डबल 2 जो डॉक्टर रिज़वान साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, सुना है कि हमने अपना कद लूज़ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर दिया है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट, जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट वो शायद रिवाइज़ करवाई है, क्योंकि वो जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट थी, ना उसमें फ़ौज भर्ती हो रही है, ना पुलिस हो रही है, ना डबल 1, डबल 2 हो रही है। तो आप अगर वैसे अगर लेमन टर्म्स में, अभी पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज हैं, अब देखिएगा चाइनीज थोड़े से ऊपर आए, हम थोड़े से नीचे गए और हम तकरीबन एक सेम हाइट पर आ गए। जब मैं कॉलेज में था तो चाइनीज यहाँ से ऊपर नहीं आते। हुँ। तो न्यूट्रिशन जो है ना, तो आप देखें जो फूड है दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो पहला तो प्रॉब्लम है कि हंगर है। अच्छा, हंगर की वजह से मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटिंग है। जो स्टंटिंग है उसमें जो है इस वक्त जिनमें प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कौम का दिमाग छोटा है, दैट इज 40.2%। दैट इज़ ऑलमोस्ट हाल्फ द पॉपुलेशन। दैट इज़ सच एन अलार्मिंग फिगर। मतलब कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हाफ जो बच्चे हैं, उनका दिमाग छोटा है। ऐसे ही है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप बाहर से कहीं से भी किसी मुल्क से हैं, पाकिस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें, आपको लगेगा इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही। बाज़ औक़ात आप उसको 6 दफ़ा एक बात बताएँगे, और ये घरों के मुलाज़मीन और जो लोअर लेवल मुलाज़मीन है उसमें बहुत कॉमन है।
वो माली हो सकता है, वो ड्राइवर हो सकता है, वो घर की मेड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और उसके अलावा बड़े हेल्दी बंदे आपको मिलेंगे और वो आपके ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे होंगे, पर आप जब उनसे कोई ऐसा काम करें कि मेंटल मैथ आप कोई भी करवाएँगे, वो नहीं कर सकते। तो आप 40.2% आपकी पूरी नेशन जो है, वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। और वो जो आप कह रहे हैं ना, जो आपकी टर्म मैंने एक इंटरव्यू में देखी थी कि जनरेशनल और जो है पॉवर्टी जनरेशनल साइकिल जो है, वो एक तरह का विशियस साइकिल ही है ना पॉवर्टी का, कि लो हेल्थ, लो प्रोडक्शन, लो इनकम, और फिर वो लो इनकम से लो न्यूट्रिशन, लो लो यानी उसकी पॉवर्टी और फूड, फिर पॉवर्टी से लो न्यूट्रिशन, फिर वही जो है कमजोरी, फिर बच्चा। तो ये जो विशियस साइकिल है, इसको आप किसी इकोनॉमिक साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ साइकिल में कन्वर्ट करें या इकोनॉमिक साइकिल में कन्वर्ट करें, तो वो जो है वो सेम रिजल्ट देगा। तो इनको निकालिए, जो साइकिल है इसे ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं फूड की इंटरवेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस खाना खिला रही हैं, आप उनकी फिगर्स ले लें, वो भी आटे में नमक पे भी नहीं पहुंची। लिहाजा मेरा ख्याल है कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और दूसरा कुछ और कर रहा है, तो मैं उसे कहूँ तुम मेरे वाला काम क्यों नहीं करते? भई उसको अल्लाह ने वही तौफ़ीक दी है, वो वही कंटिन्यू कर रहा है, उसको इतनी औकात थी, उसे यही कर रहा है। आप अपना अच्छा वाला काम करो, उसे भी करने दें, वो भी अच्छाई फैलाएगा। तो थोड़ा-सा और प्रोजेक्ट्स जो एडब्ल्यूटी कर रहा है अपार्ट फ्रॉम फूड उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? फूड में जो है फूड के अलावा हम वाटर कर रहे हैं। वाटर में ये है कि इस्लामाबाद के जो वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो 60% हम ऑपरेट करते हैं। उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हम करते हैं। इसी तरह जो गिलगित है, वो 100% वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे पास हैं। पूरा शहर हमारे पास है, इस्लामाबाद 60% है। अभी रायवेंड पे हमारी वर्किंग चल रही है, तो इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू टेक ओवर द होल रायवेंड जो है, तो यहाँ से और फिर हम लाहौर की तरफ आएँगे, तो ये तो वाटर का प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है हम न्यूट्रिशन के प्रोजेक्ट करते हैं, जिसका मैंने अभी पहले ज़िक्र किया है, कि जिसमें हम जो कमज़ोर माएँ हैं, जिनमें खून की कमी है, उनको एडॉप्ट करते हैं और उनके बच्चे की पैदाइश तक साथ रहते हैं। फिर बच्चे के अब हमने उसका सेकंड और थर्ड फेज़ शुरू किया है, जिसमें हम बच्चे के साथ 2 साल तक रहते हैं। क्योंकि 80% ब्रेन है, वो पहले 2 साल में बनता है। तो अगर 2 साल तक बच्चे को लेके चले, तो फिर स्टंटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती। जो है बच्चा जो 2.5 केजी से कम पैदा होता है, उसकी स्टंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिस बच्ची का खून जो है वो 5 से 6 एचपी पे होता है, उसकी ज़िंदगी को खतरा होता है। एनीवे, तो ममता का प्रोग्राम जो है वो प्री नेटल से लेकर और बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 1000 डेज़ में हम उनके साथ काम करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन है और इसमें हर हॉस्पिटल में हम हैं, ऑलमोस्ट लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में हैं, इस्लामाबाद में भी हम हैं और पिंडी में भी हम हैं। इसके बाद हमने भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, वो हैं साथ। उसमें एग्रीकल्चर के और ये जो यूवैस है, जो वेटनरी कॉलेज है, वो भी हमारे साथ, वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है। तो हमने जितने भी प्रोफेशनल जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इनको अपने साथ जोड़ा है और उनके लिए हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया। दिस इज़ ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये दिस इज़ नॉट ए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो हम उनकी फ़ी दे रहे हैं, हम उनका हॉस्टल दे रहे हैं, हम उनका वो दे रहे हैं, मेस के पैसे दे रहे हैं। और अभी हम नया काम शुरू करने लगे हैं कि जो डे स्कॉलर्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी देने लगे हैं, क्योंकि उनको अभी ट्रांसपोर्ट इतनी महँगी हो गई है कि उनको आना पड़ जाता है। तो ये हमारे मेजर है। इसके अलावा हेल्थ में अभी हम आजकल एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, मैमोग्राम, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड ये होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इंशाल्लाह। दिस वुड बी अ वेरी डिसेंट प्रोजेक्ट। अभी हमने एक आई हॉस्पिटल बनाया है और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हम ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारा हेल्थ का है। इसके अलावा फिर डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे जो हमारा विडोज़ का प्रोग्राम है, ऑर्फ़न और विडोज़ का, उसमें एक हमारे पास ऑर्फ़नेज है, जो हम चलाते हैं। और विडोज़ जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको कि हम मंथली राशन देते हैं। और बाकी जो है फिर वो ओकेजनल होते हैं, जैसे ईद पे हमारी ड्राइव चलती है, जैसे क्रिसमस पे ड्राइव चलती है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को राशन देते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो अदर दैन यानी बिसाइड्स फूड है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में हम स्कॉलरशिप है, हेल्थ है और जो है न्यूट्रिशन है। माशाल्लाह दिस इज़ क्वाइट एन कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हाँ, और अल्लाह आपको इन सब में सक्सेसफुल करे और इनको और भी बढ़ाए। थोड़ा-सा आते हैं उस पे टॉपिक पे जो आपने पहले ज़िक्र किया था कि आप अल्लाह को ढूँढने की एक जर्नी पे हैं और मैं जो पहले भी आपसे बात कर रही थी
कि इंसान अल्लाह को ढूँढने की जो जर्नी होती है, उसमें डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लेवल पे जाता है एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। तो आपकी ये जो जर्नी है, जो आप मुझे बता रहे थे, मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हो रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे यूज़र से अपनी उस जर्नी, वो जो पर्सनल आपकी एक जर्नी है, उसके बारे में डिटेल्स थोड़ी-सी शेयर करें जर्नी में। देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि मेरा ख़्याल है कि मैं वो रूह हूँ जिसने कहा हो कि मुझे आप चाहिए। इस वजह से दुनिया में बहुत कम चीज़ों में मेरा दिल लगता है हुँ, और मुझे वाक़ई ही ये कैद लगती है और मुझे इवन ये जो जिस्म है, ये भी मेरा बायो कंटेनर लगता है जो मुझे लिमिट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बायो कंटेनर में मैं कैद हूँ और ये अल्टीमेटली किसी एक ज़मीन पे कैद है और इसकी उड़ान नहीं है। जो मेरी अल्टीमेट ख्वाहिश ना दोज़ख है, ना जन्नत है, मेरी तो अपने रब को देखना है और रब के साथ फिर सुभान रब अल्लाह। के साथ मुझे नहीं पता फिर आगे क्या मामला होगा, लेकिन मुझे अपने रब को मिलना है, वो फिर जिस स्टेट में भी रखे। आजकल जो है, तो आपने कहा कि क्या स्टेज है, तो आजकल जो मेरी दिली हालत है उसमें एक कलाम है जो आजकल वायरल भी है किस्मत से। ये हमारे लोकल शायर है गुलाम हुसैन नदीम साहब, उनका है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़। अ, उत्शाह हुसैना वेख लै, उत्शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नुमाणी कूकदी सी रुल गए विच परदेस, साडा हरदम जी कुरलामदा साडी नीर वगावे सजूं दी जाने मर गए साडा मातू होया वक, सानू सप समेदा डंग दा सानू पल पल चढ़दा जहर, साडे अंदर बेले खौफ दे साडे जंगल बन गए शहर, असा शौक गमां विच डुबदे साडी रुड़ गई नौ पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार, असी नैना दे खूह गेड़ के किती किती बदतर दिल दी भौं ऐ बंजर रही न मानड़ी सानू सज्जण तेरी सौं, असा उत्तो शांत जापदे साडे अंदर लगी अग, सानू चुप चपीता वेख के पए आखण लोक मलंग, हुण छेती बौड़ी बुलिया साडी सूली टंगी जान, तैनू वास्ता शायद अनैत दा ना तोड़ी साडा मान, असा पैरी पाले घुंघरू साडी पावे जिंद धमाल, असा पैरी पाले घुंघरू साडी पावे जिंद धमाल, साडी जान लबाते अपड़ी हुण छेती मुख विखाल, साडे सिर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सियाल, बड़ छा हुण चतर रुख दी साडे अंदर भांबड़ बाल, असा मच मचाया इश्क दा साडा लूसिया एक एक लूं, असा खुद नू भुले सांवला असा हरदम जपिया। जिनको पंजाबी नहीं समझ आती, उनके लिए थोड़ा-सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दें। देखें, जो एक आपका जाहिर है और एक आपका बातिन है, तो जो आप लोगों को नजर आते हैं वो असल में आपका असल भेस नहीं है, वो आपका बातिन नजर नहीं आता। तो सभी अपना भेस बदल के बैठे हुए हैं। उत्साह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नुमाणी कूक दी सिरुल गए विच परदेस। जो जमीन है ये हमारे, हम उसके लिए एलियन हैं, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं, बाहर से आए, हम जन्नत से आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हर रूह जो है वो सुकून नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये जो मैं हूँ, मेरा बायो कंटेनर है, ये मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है, मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। जो मेरी पांच खवास है, वो मेरी फील करने की एबिलिटी जो है उसको लिमिट करती है। एक दफ़ा जब मैं इसमें बाहर आ जाऊँगा तो आप सोचें मेरी कैपेबिलिटी कितनी एनहांस हो जाएगी और मैं कहाँ तक मेरी रज़ाई हो सकेगी। हर एक का एक लवर है, एक मादू है। अगर किसी का मादू जो है वो इस दुनिया में नहीं है तो ऑब्वियसली वो अ,
जीती जाने मर जाता, आपका आपका लवर नहीं हो, आपका महबूब आपके साथ नहीं हो, तो आप बौखलाए फिरते हैं। इसमें फिर आगे जाके जो है, जैसे है, असा उतो शांत जापते, साडे अंदर लगी अग। तो बात यह है कि लोग आपका ज़ाहिर ही देखते हैं, आप सुकून घूम रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि इसको तलब है, इसको इश्क है, इसको प्यार है, इसके अंदर क्या अल्लाह जल रहा है, इसकी ये किस तरफ डेस्टिन्ड है, ये किस डेस्टिनी में जाना चाहता है, उसका आ, ये किस तड़प में है और किस आग में ये जल रहा है, ये लोगों को नहीं पता चलता। ये जो है, असा पैरी पाले कुंगरू, साड़ी पावे जिंद धमाल, ये सिंबॉलिक है। ये रियलिज्म में भी हुआ है कि सूफियों ने जब मस्ती में आए हैं तो उन्होंने फिर वो पहन लिए हैं, घुंघरू पहन लिए हैं और वो नाचे हैं। और ये बाबा बुल्ले शाह किसी और वजह से नाचे हैं, बाबा शाह जमाल जो है वो किसी और वजह से था वो जो है धमाल जो उन्होंने डाली है। तो ये जो है, ये वाकई ये वारिद हुई है लोगों के ऊपर चीज़ें, लेकिन मैं इसको दिली हालत के तौर पे लेता हूँ। जो जो है, इसकी जो दिली हालत है जिसमें आदमी मस्त हो जाता है और मस्त होके नाचता है, और मैं उसको उस सेंस में लेता हूँ। ये वो खुशी है या वो एक स्टेज है स्पिरिचुअल, जिस पे आपके पहुंच के तो आप मस्त होना चाहते हैं, आप उस स्टेज को एंजॉय करना चाहते हैं, और आप उसमें फिर उसकी सिंबॉलिक, उसका सिंबलिज्म है जिसमें आप कहते हैं कि ऐसी पैरी पाले घुंघरू ते साडी पावे जिंद धमाल, साडी जान दा बात उतरी हूँ छेती मुख बखार। वो ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने जिससे वो प्यार करता है उसको वो देख पाए। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरा मेरा जो प्यार है वो अपने रब से है, तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नजर आए तो दिल करता है कि बस मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सा मच मचाया इश्क दा, इसमें एक शेर है, साडा लू से आई के एक लू, असा खुद नु भुल्ले सांवला, सा हरदम जपिया तू। तो उसमें ये है कि जो दिल में आपके आग लगी हुई है, जो मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ कहा या पीछे कमरे में कहा, कि वो जो मेरे अंदर आग है वो भी दहक रही है, वो भी उसने मच नहीं मचा उसका। और मैं डिवाइन आग के इंतजार में हूँ कि मैं समझता हूँ कि इससे आगे डिवाइन जो है वो मुझे उस तरफ से स्टिमुलस मिलना चाहिए, जिसमें कि ये ये मच मच जाए और भंबड़ मच जाए उसके, और उसमें जो लू लू जो है मेरा वो लुस किया जाए, जल जाए चाहे, लेकिन ये है कि एंड पे अल्लाह जो है वो प्राप्त हो जाए, अल्लाह जो है वो जो हकीकत है वो मेरे पे वाज़िया हो जाए। तो ऐसे ही है, बहुत ऐसे ही खूबसूरत है ऐसे ये। ही। अ, बहुत ही एनलाइटनिंग है, इंस्पायरिंग है। अम, इश्क हकीकी, मुझे ऐसा लगता है कि इश्क हकीकी की जर्नी पे अल्लाह ताला जिसको डालता है वो भी बहुत खुशकिस्मत है कि आपको उस जर्नी के लिए चूज करना भी एक आपके लिए खुशकिस्मती है। एंड में आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, अगर आप कैमरा की तरफ फेस करके एक मैसेज कोई देना चाहें, हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं वो आ, अपनी, हो सकता है कुछ ऐसे हों जो कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के शुरू के सफ़र में हो, कुछ ऐसे हों जो कि सोच रहे हों कि उन्होंने अल्लाह का कोई काम करना है, कोई ऐसे हों जो कि हो सकता है बहुत दूर हों, भटके हुए हों, मगर उनको कोई रास्ता मिल जाए वापस आने का। तो कोई पैगाम जो आप देना चाहें। जो इस वक्त प्रॉब्लम है मुआशरे की, वो मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कही है, अपनी बातचीत के भी, कि जो मीडियोकर सोच है, इससे जितनी जल्दी आप बाहर आ सकें, आपको चाहिए कि इससे बाहर आ जाएं। क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है उसका शिकार है सारा मुआशरा। और लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से हम कोई बहुत मेजर चेंज नहीं कर सकते। हम पांचवी बड़ी नेशन है, लेकिन हम अपना आउटपुट या अपनी जो है अपना परफॉर्मेंस जो है वो वैसी नहीं दे सकते। तो एक तो ये है, कोशिश करें दुनियावी लेवल पर कि आप हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पर आए, अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्जर देन लाइफ जो है वो बनाए। क्योंकि जब लार्जर देन लाइफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते
तो उसमें ये होता है या आदमी बिक जाता है या आदमी थक जाता है। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हायर देन लाइफ हों, और जो है जो लार्जर स्केल में आप सोचने के काबिल हों, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने बड़े रखें कि जिससे आपको मुआशरा या मुआशरत या उसमें चलने वाले रीत रिवाज जो है वो किसी सूरत तंग ना कर सकें। तो आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लार्जर देन लाइफ कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी का मकसद बन सके। चाहे वो दुनिया की तरफ है, चाहे वो दीन की तरफ है, चाहे वो रब की तरफ है, जिस तरफ भी आपका दिल करे, इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। आपसे बात करके आज लिटरली बहुत इंस्पिरेशन मिली। आपकी जर्नी इतनी डिवर्स, कहाँ थिएटर, कहाँ स्पोर्ट्स, कहाँ फिर बिजनेस और फिर कहाँ फिलंथ्रॉपी। अल्लाह ने आपको वाकई यकीनन, और फिर उस फिलंथ्रॉपी में भी कोई मीडियोकर फिलंथ्रॉपी नहीं है। वो फिलंथ्रॉपी में भी अल्लाह ताला ने वो काम आपसे करा दिए हैं। मतलब सिर्फ 1.1 मिलियन मील्स AWT के थ्रू होते हैं पर मंथ। सो दैट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर। प्लस पूरे गिलगित में वाटर फिल्ट्रेशन, इस्लामाबाद का इतना 60% वाटर फिल्ट्रेशन, और क्या क्या था अल्लाह ताला आपसे काम करा रहे हैं। और फिर ये जो आपकी पर्सनल जर्नी थी, मेरे लिए तो ये बहुत इंस्पायरिंग थी। मैं इससे कुछ हद तक रिलेट भी कर सकती थी ऑन दिस path that you Allah has put you on, which is to find Him, and to make Him your core, make Him your epicenter, your life. When it starts revolving around Allah, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका जो फियर है, जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो और फिर अल्लाह आपसे अपने बहुत अल्लाह आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इट वाज़ अ वेरी, वेरी एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन। आई एम श्योर कि जो हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।